हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 8 अप्रैल की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। सीएम केजरीवाल को मिलेगी राहत या जेल में ही रहेंगे? गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर कल फैसला सुनाएगा दिल्ली हाईकोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक मामले में मिली राहत, दिल्ली पुलिस ने दायर किया एटीआर। फिर गरमाया केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा, टीएमसी नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात। यूक्रेन युद्ध के लिए हम जिम्मेदार नहीं, चीन ने रूसी विदेशी मंत्री के बीजिंग दौरे पर दिया बयान। अमेरिका में आज होगा सूर्य ग्रहण, दोपहर में 4 मिनट छाएगा अंधेरा। यूट्यूबर पर चला सेबी का चाबुक, 12 करोड़ रुपए जब्त करने का आदेश। आईपीएल में चेन्नई कोलकाता मैच, सीएसके ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। 3 अप्रैल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। ईडी ने याचिका के जवाब में कहा था कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के मुख्य सरगना हैं। उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं। आम आदमी पार्टी ने घोटाले में हुई आय की एक हिस्से यानी कि लगभग 45 करोड़ रुपए कैश का उपयोग गोवा के विधानसभा चुनावों 2022 में किया था। ये पैसा चुनाव अभियान में खर्च किया गया था। ईडी ने जवाब में कहा कि आपने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। यह अपराध धारा 70 पीएमएलए 2002 के अंतर्गत आता है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 39A के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का संघ शामिल है। ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी ने अभियान के वेंडर्स को दिए गए सभी बड़े भुगतान कैश में किए थे। इसकी जानकारी पासबुक में भी नहीं है। ईडी ने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटरों के बयान हैं। हमारे पास बड़ी मात्रा में आयकर डेटा भी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल के अधिवक्ता ने ईडी के सभी सम्मन को गैर कानूनी बताते हुए मुवक्किल की रिहाई की मांग की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नारेगल में एक चुनावी रैली में भाजपा आरएस के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने एटीआर में कहा कि दिल्ली में कोई क्राइम नहीं हुआ था। 30 हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र सिंह ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए जांच अधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख पर बुलाया है। सुनवाई की अगली तारीख 24 मई तय की गई है। शिकायत करने वाले वकील रविंद्र गुप्ता ने कोर्ट में इस मामले में खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। गुप्ता ने जनवरी में वकील गगन गांधी के जरिए एक आवेदन दायर कर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सोमवार को एक बार फिर से बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। इस मामले में डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, साकेत गोखले और सागरिका घोष सहित टीएमसी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने इस दौरान मांग की गई सीबीआई, एनआईए, ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदला जाए। मालूम हो कि टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बना रही हैं। वहीं टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसियों और भाजपा के बीच एक साठगांठ का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि हाल ही में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ साथ कई सारी केंद्रीय जांच एजेंसियों की आलोचना की थी। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शांतिराम महतो के समर्थन में पुरुलिया के लड़ुका में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए अब तक कुल 136 समितियां जांच करने के लिए भेजी हैं, लेकिन अभी तक एक भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। अगर हिम्मत है तो वो सभी रिपोर्ट प्रकाशित करें। बात करें विदेशी खबरों की तो यूक्रेन युद्ध में रूस के स्पष्ट समर्थन के बावजूद चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर चीन का रुख निष्पक्ष रहा है। हम सक्रिय रूप से शांति वार्ता और राजनीतिक समाधान को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन यूक्रेन संकट के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमने इससे लाभ के लिए कुछ भी नहीं किया है और न ही करेंगे। चीन ने कहा कि वो रूस को हथियार या सैन्य सहायता नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत और अन्य देशों के साथ ही मॉस्को के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाए रखे हैं। माओ ने उन औद्योगिक वस्तुओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमने हमेशा कानून के अनुसार दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित किया है, जिनका उपयोग औद्योगिक या सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे ड्रोन।
उनका बयान तब आया है जब चीन के साथ संबंधों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव सोमवार को बीजिंग पहुंचे। लावरोव की अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की उम्मीद है। वो यहां यूक्रेन और हिंदी प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, द्विपक्षीय सहयोग के साथ ही बाकी इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं मेक्सिको में आज सुबह 11 बजते ही अंधेरा छा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सुबह 11 बजते ही मतलब इंडियन समय के अनुसार रात 10 बजे। इसी के साथ साल के पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर मेक्सिको के साथ साथ अमेरिका और कनाडा में भी होगा। अमेरिका में ग्रहण के रास्ते में पड़ने वाले कम से कम 12 राज्यों में करीब 4 मिनट 28 सेकंड तक दिन में अंधेरा रहेगा। वहीं 54 देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्योंकि ग्रहण जब शुरू होगा उस वक्त यहाँ रात होगी। ग्रहण को लेकर अमेरिका में क्रेज इतना है कि न्यूयॉर्क शहर में 6 कैदियों को इसे देखने के लिए रिहा किया जाने का फैसला लिया गया है। इन कैदियों ने अर्जी डाली थी कि इन्हें ग्रहण देखने दिया जाएगा। टाइम मैगजीन के मुताबिक अमेरिका में सूर्य ग्रहण को लेकर 13,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। सूर्य ग्रहण के रूट में पड़ने वाले विमानों में टिकट की मांग 1500% तक बढ़ गई है। इससे पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण 7 साल पहले 2017 में लगा था। तब 2 मिनट तक दिन में अंधेरा छाया रहा था। इस बार के सूर्य ग्रहण का असर ज्यादा होगा, ये ज्यादा इलाकों में दिखाई देगा। अमेरिका में अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 2045 में लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर्स अक्सर लोगों को तगड़े मुनाफे का लालच देकर शेयर मार्केट में निवेश करने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग उनकी बातों में आकर निवेश भी कर देते हैं और बाद में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी तरह के मामलों को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी काफी सख्त रहता है। उसने ऐसे ही एक मामले में यूट्यूब इन्फ्लुएंसर रविंद्र बालू भारती की अगुवाई वाले रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने रविंद्र बालू और उनके इंस्टीट्यूट को कैपिटल मार्केट में निवेश करने से बैन कर दिया है। साथ ही उन्हें 12 करोड़ रुपए लौटाने का भी आदेश दिया है जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कमाए थे। ये रकम किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों के एस्क्रो खाते में जमा होगी जिसे इसी मकसद के लिए खोला गया है। सेबी ने रविंद्र बालू की पत्नी शुभांगी रविंद्र भारती और उनके इंस्टीट्यूट के निदेशकों राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गोसावी को भी प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। ये लोग अब किसी भी रजिस्टर्ड मध्यस्थ से नहीं जुड़ सकेंगे। बात करें मनोरंजन जगत की तो अनिल कपूर इन दिनों फिल्म एनिमल और फाइटर में अपने दमदार अभिनय को लेकर तारीफें बटोर ही रहे थे। अब खबरें आ रही हैं कि वो जल्द ही यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ये सच होता है तो सलमान खान, ऋतिक रोशन के बाद अनिल कपूर भी इसमें शामिल हो जाएंगे। पिछले काफी समय से ये खबरें आ रही हैं कि YRF, पठान और टाइगर 3 जैसी हालिया रिलीज फिल्मों के साथ अब अपनी स्पाई यूनिवर्स फिल्मों का विस्तार करने जा रहा है। इसमें ऋतिक रोशन की वॉर 2 और आलिया भट्ट की अनटाइटल्ड थ्रिलर मूवी भी पाइपलाइन में है। अब इस फिल्म को लेकर ये अपडेट आ रहा है। दरअसल बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट की माने तो आलिया की फिल्म में अनिल कपूर रॉ चीफ की भूमिका निभा सकते हैं। खबर के मुताबिक अनिल कपूर YRF स्पाई यूनिवर्स में शामिल हो गए हैं और अब वो गिरीश कर्नाड की जगह लेते हुए रॉ चीफ की भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। बढ़ते हैं खेल जगत की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 22वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेपॉक मैदान में शाम 7:30 बजे से शुरू हो चुका है। चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। चेन्नई का ये 17वां सीजन में 5वां मैच होगा। टीम को 4 में से 2 मैचों में जीत मिली है। दूसरी तरफ कोलकाता का ये 4था मैच रहेगा। टीम इस सीजन में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।